हेलो फ्रेंड्स, आपका हिंदी पाठशाला में स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं दूसरा चैप्टर 6th क्लास का, जिसका नाम है बचपन, जो कृष्णा सोबती का संस्मरण है। उन्होंने अपना जो बचपन जैसे भी बीता है उसके बारे में बताया है। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। इसमें कृष्णा सोबती कह रही है कि मैं आपको अपने बचपन की तरफ ले जाती हूँ। तो मैं आपसे तो इतनी बड़ी हूँ उम्र में कि मैं आपकी किसी की दादी लग सकती हूँ, किसी की नानी, किसी की बड़ी बुआ, तो किसी की बड़ी मौसी, कुछ भी लग सकती हूँ। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं, लेकिन जो मेरे घर में मुझे सभी लोग, मम्मी पापा भाई, सब लोग मुझे जीजी ही बोलते थे। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा यानी उम्र में शाना महसूस करने लगी हूँ कि मैं अब थोड़ी बड़ी होने लगी हूँ। मैं अपने आप को थोड़ा शानी महसूस करने लगी हूँ कि मुझे थोड़ा नॉलेज आने लगा है। शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी, कि मुझे इतना शाना महसूस इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं तुमसे थोड़े शताब्दी में पहला पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में काफ़ी बदलाव आए हैं। मेरा जो पहनने का जो पहले तरीका था, क्या पहनना है ओढ़ना है, उस सब में भी काफ़ी बदलाव आ रहे हैं। मैं पहले रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी। पहले तो मैं कलरफुल रहना पसंद करती थी। नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी, सभी कलर मुझे बहुत पसंद थे। लेकिन अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनूं। लेकिन अब मेरे जैसे जैसे मेरी उम्र ढलती जा रही है तो मेरा मन करता है कि मैं अब सफ़ेद ही कपड़े पहनूं, गहरे नहीं, हल्के रंग। मतलब अब मेरा गहरे रंग पहनने का जो मेरा पहला मन करता था जब मैं जवान थी, लेकिन अब मेरा हल्का रंग पहनने का बहुत मन करता है। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाक पहनी है। मैंने पिछले दशकों में मतलब 10 साल पहले जो मैंने कपड़े पहनती थी वो तरह तरह की, अलग अलग कलर की, अलग अलग तरह की ड्रेस पहनती थी, जैसे फ्रॉक, फिर निकर वॉकर, स्कर्ट पहनना, लहंगे पहनना, गरारे, अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते पहनती हूँ। पहले तो जैसे गरारे चलते थे, शरारे जैसे ऊपर से तो टाइट रहता था नीचे का, फिर नीचे से खुला गरारे। अब चूड़ीदार या घेरदार कुर्ते वर्ते पहनना पसंद करती हूँ। बचपन में कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद है। वो बता रही हैं कि बचपन की कुछ फ्रॉक तो मुझे अब भी याद है। हल्की नीली और पीली धारीवाल वाली फ्रॉक पहनती थी। गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ होते थे। एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीले नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल। ये बता रही है कि एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक पहनती थी और फिर उसके नीचे में गुलाबी रंग की एक फ्रिल। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब से रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। कि उन दिनों में फ्रॉक के ऊपर की जेब में, जो फ्रॉक होती थी उसके ऊपर की जेब में रुमाल लगाना और बालों में इतराते हुए रंग बिरंगे कलर के रिबन लगाना, ये सब बहुत पसंद था। लेमन कलर का बड़े प्लेट वालों गरम फ्रॉक जिसके नीचे फर टकी थी। लेमन कलर का मतलब बड़े प्लेटों वाला, मतलब जो फ्रॉक थी उसके ऊपर प्लेटों बने हुई कोई गरम फ्रॉक थी जो ऊपर से नीचे तक रहती है और नीचे उसके फर लगी होती है। 2 ट्यूनिक भी याद है। ट्यूनिक मतलब कुर्ता, जो एक कुर्ता होता है जैसे रोमी यूनान में पहनते हैं, बिल्कुल ऊपर से नीचे तक का पूरा कुर्ता। एक चॉकलेट रंग का अंदर की कोटी प्याजी, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी। कि एक तो चॉकलेट रंग का था और फिर अंदर कोटी उसकी जो थी वो प्याजी कलर की थी, और दूसरा था जो ग्रे था और उसके साथ में सफ़ेद कोटी थी। मुझे अपने मोजे और स्टोकिंग भी याद है। कि मुझे मेरे मोजे और स्टोकिंग का मतलब होता है जो मोजे, एक तो मोजे होते हैं जो बस टकने से थोड़े ऊपर आते हैं, स्टोकिंग होते हैं वो उससे भी ऊपर आते हैं, मतलब कि घुटनों से थोड़े नीचे, और बड़े बड़े मोजे होते हैं वो। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। कि जब हम छोटे थे उस टाइम हम अपने मोजे खुद ही धोते थे। वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे। इसकी सख्त मनाही थी कि वो जो मोजे थे हम वो नौकर या नौकरानी से नहीं धुला सकते थे। हमें इसकी मनाही थी कि हम अपना काम ये स्वयं करें। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते। धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। कि पहले हमारे इतवार का जैसे छुट्टी रहती थी उस दिन हमारा यही काम होता था कि सुबह इसी में लग जाते थे। धो लेने के बाद अपने अपने जूते सब पॉलिश करते, उनको चमकाते। जब जूते कपड़े ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश से चमक उभरती थी। जब हम उन जूतों को ब्रश से रगड़ते तो उसकी पॉलिश की चमक से वो और भी सुंदर लगने लगते थे। उनकी चमक जो फीकी पड़ जाती थी 6 दिन में वो वापस आ जाती थी।
सरवर मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है, कि मुझे बूट को पॉलिश करना आज भी अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं, नई नई किस्म के जूते आ चुके हैं, कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह है। हाँ, ये बात तो कहनी पड़ेगी कि वो जो हम जूते पहनते थे उनसे जो आज के जूते वो काफ़ी आरामदेह हैं। हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता, कि जब हमें नए जूते मिलते थे तो टाइट रहते थे और वो हमें पीछे से काटते थे। तो वो कह रही है कि हमें पहले जूते लाने से पहले तो छालों का इलाज ढूंढना पड़ता था कि भाई कैसे इन छालों से बचा जाए। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई जरूर रखते, जब हम कहीं लंबी जाते तो रुई अपने बैग में जरूर रखते थे कि जूते काटेंगे तो हमारे छाले होंगे, तो हमें पहले रुई लगानी पड़ती थी। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फ़र्क हो चुका है। वो कृष्णा सोबती जी कह रही है कि तुम्हारे और मेरे बचपन में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। हर शनिचर को हम ओलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता, कि हर शनिवार को हमें ओलिव ऑयल मतलब जो जैतून का तेल होता है वो, और कैस्टर ऑयल मतलब अरंडी का तेल पीना ही पड़ता था। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती थी, कि जैसे जैसे शनिवार होता तो सुबह से हमें इसकी नाक में गंध चढ़ने लग जाती थी। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली होने लगती, कि छोटे शीशे के गिलास में उस डाल के दी जाती थी जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान भी निशान बना रखा था उस गिलास पे कि इतने ही लेनी है। तो उसको देखते ही हमें मितली मतलब हमारा जी मिचलाता था, उल्टी का जी करने लगता था। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम न पीते वह शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, कि अगर हम वह शनिवारी दवा नहीं पीते तो भी हमारा कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई है, कि हमारे और तुम्हारे जो समय में है कितनी दूरी हो चुकी है, कि हमारे बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई है। याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे और रेडियो टेलीविज़न नहीं थे। हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई है। याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो टेलीविज़न नहीं थे, कि उस टाइम हमारे घरों में सिर्फ ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं हुआ करते थे। ग्रामोफोन मतलब एक ऐसे गोल सा घेरा होता था, उसमें वो कैसेट डाली जाती थी, फिर वो चलता था, ओनली वह सुनने का काम था। रेडियो छोटे जैसे रेडियो होते थे वो नहीं था, एक बड़ा ग्रामोफोन था, और टेलीविज़न तो थे ही नहीं। हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई। जो हमारे बचपन में जो कुल्फ़ी कहते थे वो आज आइसक्रीम में बदल गई। कचौड़ी समोसे पैटीज में बदल गया। शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक पेप्सी में, कि जो कचौड़ी और जो समोसे थे वो आजकल पेटीज हो गए। शहतूत और जो फालसे हम खाते थे वो खसखस के शरबत आज कोक पेप्सी बन गई। उन दिनों में कोक नहीं, लेमनेड विमटो मिलती थी। उन दिनों में कोक नहीं, लेमनेड विमटो मिलती थी। लेमनेड मतलब नींबू का पानी, ये सब मिलते थे। विमटो एक पीने का पेय पदार्थ था, जैसे आजकल पेप्सी वेप्सी पीते हैं वो सब था। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चे को वेंगर्स और डेवी को रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री मजा देने वाली होती। शिमला और नई दिल्ली में जो बड़े हुए बच्चे थे उनको वेंगर्स और डेवी को रेस्तरां की चॉकलेट, मतलब शिमला में एक रेस्टोरेंट और बार था, पेस्ट मजा देने वाली होती थी। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। हम जो भाई बहन थे उनकी एक ड्यूटी थी कि शिमला के मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की लगती थी। हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था, जो हमारा घर था वो मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था। एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते थे। वहाँ से एक उतराई उतरते और मॉल पर कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मनभावनी। जैसे ही हम मॉल से उतरते हैं तो वहाँ पर हलवाई की एक दुकान होती थी, एक काउंटर था, तो उस पर तरह तरह की पेस्ट्री चॉकलेट आदि रखे होते थे, तो वो उनकी खुशबू हमारे मन को भाती थी। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। हमें हफ्ते में तो एक बार चॉकलेट खाने की छूट दे रखी थी घर वालों ने। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता था, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेरे पास ही मिलती थी। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी ना खाती थी, कि मैं ऐसे नहीं करती थी चॉकलेट लिया और वहीं खाने लगी। मैं घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़ा ले लेके खाती। कि मैं घर जब आती तो साइड बोर्ड मतलब अलमारी में जो खाने पीने के जो सामान होते वहाँ पर रख देती थी, और रात को खाने के बाद बिस्तर में जब लेट जाते तब मज़े ले लेके मैं खाती थी। शिमला के काफिल भी बहुत याद आते हैं।
शिमला के काफल भी हमें बहुत याद आते हैं। खट्टे खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी रस भरी कसमल, सोच कर ही मुँह में पानी भर आए कि मुझे वो सब याद आते हैं। वहाँ पे खट्टे मीठे कैसे एकदम लाल, कुछ गुलाबी रस भरे खसमल, ये सब मिलते थे। चेस्टनट एक और गजब की चीज़ है, आग पर भून जाते और फिर छिलके उतार कर मुँह में। मतलब चेस्टनट का मतलब था एक कोई मेवा था, जैसे कि अखरोट होते, उसी तरीका का एक मेवा था और वो एक गजब की चीज़, उसको आग में भूनना पड़ता था और फिर उसके छिलकों को उतार कर मुँह में खा लेते थे तुरंत। चने जोर गरम और अनार दाने का चूर्ण। चने जोर गरम और अनार दाने का चूर्ण बनाते हैं। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया तो तब थी, वह अब भी नजर आती है कि वो जो चने जोर की जो पुड़िया बना खाते थे वो आज भी है। पुराने कागजों से बनाई हुई इस पुड़िया में नीरा हाथ का कमाल है। हाथ से ही कागज की वो पुड़िया बनाई जाती थी, नीचे से तिरछी लपेटे हुए, ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाए। नीचे से जैसे हल्की, नीचे से तो चकड़ी होती थी, ऊपर से चौड़ी होती थी, जैसे उसमें हाथ अपने आसानी से पहुंच जाए। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू में लाया मजेदार चना जोर गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। पहले एक फिल्मी गाना भी चला था, यही चना जोर गरम बाबू, तो हर बच्चे को ये गाना आता भी था। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकाते, कुछ बच्चों का शौक था तो कि वो मसालों पर तेज मसाला ही बनाकर खाते थे। पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती। हम जैसे ही पूरा गिरजा का मैदान घूम लेते तब तक यह पुड़िया हमारी चलती रहती थी। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालते और कदम उठाने में एक खास ही लय रफ्तार थी कि धीरे धीरे खाते जाते, धीरे धीरे कदम बढ़ाते जाते। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मजे किए हैं कि हम छोटे थे, शिमला रिज पर, मतलब जहाँ पर बहुत भीड़ भड़का एक सेंटर पॉइंट होता शिमला का, वहाँ पर बहुत मजे किए हैं। घोड़े की सवारी की। शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी ये मौका मिल ही जाता था। हम जाने क्यों घोड़े को कुछ कमतर करके समझते, हम न जाने क्यों घोड़े को कमतर समझते थे, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हष्ट पुष्ट और खूबसूरत होते थे, उनकी बात फिर कभी करेंगे। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़ होता था, ऊंचा चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता है इसमें संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। मतलब जैसे ही चर्च की घंटियां बजती तो हमें ऐसा प्रतीत होता कि जैसे संगीत के माध्यम से यीशु खुद कुछ कहना चाह रहे हो। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है, कि सामने आकाश था उसमें सूर्यास्त होता दिख रहा है। गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही है। दूर दूर फैले पहाड़ के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी, कि जैसे देखते देखते ही अंधेरा होने लग जाता और बत्तियां टिमटिमाने, मतलब लाइट जलने लग जाती थी। रिज पर की रौनक और मॉल की दुकान की चमक के भी क्या कहने। रिज मतलब जहाँ पे भीड़ भड़क होता था, वहाँ की रौनक, मॉल की दुकानें, चमक के भी क्या कहने थे। सेकेंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल, कि वहाँ की भीड़ से कैसे कोलाहल उभरता था, कितना भीड़ भड़का था, कितना शोर मचता था। सर्वर सेकेंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी। एक सेकेंडल पॉइंट एक मतलब कुछ ऐतिहासिक स्थल कह लो उसको, वो था जिसके सामने एक दुकान भी हुआ करती थी, जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। जिसके उस जो शोरूम था उसके शिमला कालका ट्रेन का एक मॉडल बना के रख रखा था। इसकी पटरियाँ, उस पर खड़ी हुई छोटे छोटे डिब्बे वाले ट्रेन, एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन, सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें, मतलब पूरा मॉडल ही उन्होंने तैयार करके रख रखा था। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वहीं थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते, कि जैसे ही दिल्ली में उनकी हवाई जहाज की आवाज़ आती तो बच्चे तुरंत देखने के लिए बाहर निकल पड़ते थे। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर, कि ऐसे दिखता था कोई एक बहुत बड़ा भारी पक्षी है वो पंख फैलाकर जा रहा है, जो कि एक हवाई जहाज था। यह देखो और वह गायब। उसकी स्पीड भी इतनी तेज लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान भी थी जो मुझे कभी नहीं भूलती, कि जो मैंने वो मॉडल वाली दुकान बताई है जहाँ पर वो ट्रेन वेन का मॉडल बना हुआ था, उसके साथ एक दुकान और थी जो मुझे कभी नहीं भूलती, मतलब मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। यह वह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। यह वही दुकान थी जहाँ पर मेरा पहला चश्मा बना था। वहाँ आंखों के डॉक्टर अंग्रेज थे, जो वहाँ आंखों के डॉक्टर देखने वाले थे वो सब अंग्रेज ही थे। शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा, कि शुरू जब मैंने चश्मा लगाया तो मुझे बहुत अजीब सा लगता था। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते हैं आंखों में कुछ तकलीफ है। कोई भी देखता तो बोलता इसकी आंखों में तकलीफ है। इस उम्र में मतलब इतनी छोटी उम्र में दूध पिया करो,
मैं डॉक्टर साहिबा को कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगा। कि मुझे लोग बोलते दूध पिया करो, तो मैं डॉक्टर के पास तब भी जाती तो मैं उनको यही बात वापस दोहरा देती, तो वो कहते कुछ देर दिन पहनोगी तो ऐनक आपकी उतर जाएगी। वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा, नंबर बस कम होते रहा। कि डॉक्टर ने कह दिया था कि दूध पियोगी तो उतर जाएगा, लेकिन हाँ चश्मा तो नहीं उतरा मेरा, लेकिन मेरे नंबर कम होते चले गए। मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूँ। कृष्णा सोबती कहती मैं इसकी जिम्मेदार स्वामी हूँ, क्योंकि जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेगी तो इसके अलावा और क्या होगा। कि जब मैं दिन की रोशनी में तो नहीं पढ़ती और उसमें टेबल पे जाके लैंप जला के पढ़ती थी, तो इससे मेरी आंखें कमजोर हो गई। इसकी जिम्मेदार भी मैं खुद ही हूँ। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है। जब मैंने पहली बार चश्मा लगाया था तो मुझे मेरे भाई, चचेरे भाई मतलब मेरे चाचा का लड़का, मुझे छेड़ता था, देखो देखो ये कैसी लग रही है। आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नई लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। वो ऐसे कह कह के उसको चिढ़ाते थे कि तेरी सूरत तो लंगूर जैसी है। मैं थोड़ी सी खींची कि मुझे यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा न लगा। कि मैं खींचती थी, मुझे बुरा लगता था, लेकिन फिर मैं सोचती कि शायद बुरा नहीं कह रहा, देखना पड़ेगा। वह जब चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। वो तो चाय पीकर चाचा का लड़का चला गया, तो मैं आईने में जाकर खड़ी होकर खुद को देखने लगी। कई बार अपने आप को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही। अपने आप को देखती, कभी ऐनक उतारती तो फिर रखती, फिर देखती इसमें कैसी लग रही हूँ, बिना ऐनक के कैसी लगती हूँ। सूरत बनी लंगूर की, नहीं हाँ। कि फिर मुझे लगा कि सूरत सच में ही लंगूर जैसी लग रही है। कभी लगता हाँ लग रही है, कभी लगता नहीं लग रही। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा, कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। मैंने अपने छोटा भाई था मेरा, उसका टोपा उठाकर सिर पर रख लेती, कुछ अजीब लगता, अच्छा भी लगता, मजाकिया भी लगता। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया चश्मा। क्यों, तब की बात थी जब मैंने शुरू में चश्मा लगाया था, अब तो चेहरे के साथ ही घुल मिल गया। मतलब अब मेरे वो चश्मा मेरे चेहरे पे जचने लग गया। जब कभी उतरा हुआ होता तो चेहरा खाली खाली लगने लगता, जैसे कभी उतार के रख देती तो चेहरा खाली खाली लगता, जैसे मैंने कुछ बहुत बड़ा कुछ उतार दिया अपना मुंह पे। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली है, कहाँ दुपट्टों का ऑर्डर और कहाँ सहज सैल सुबीती वाली हिमाचली टोपियाँ। वो कह रही है कि मैंने कई रंग की जमा कर ली थी, कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना, कहाँ मैं दुपट्टा ओढ़ती थी, फिर कहाँ सहज सुलभ थी हिमाचल टोपियाँ ओढ़ने लगी। यह कृष्णा सोबती का एक संस्मरण था। थैंक यू दोस्तों, आगे मैं तीसरा चैप्टर लेके आऊँगी। थैंक यू, धन्यवाद।